प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो, हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। आपने जाना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखती, लेकिन जिस ऊर्जा में वस्तुओं को देखना संभव हो पाता है। सूर्य तल पर विद्यमान ऊर्जा का स्वरूप प्रकाश ऊर्जा या प्रकाश है। प्रकाश का संचरण सदैव सीधी रेखा में होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिना माध्यम के संचरण इसका होता है। प्रकाश निर्वात में भी संचरित होता है और प्रकाश का संचरण माध्यम में भी हो पाता है। प्रकाश के बारे में आपने देखा कि प्रकाश बहुत तीव्र वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से संचरित होता है। प्रकाश का संचरण निर्वात में भी होता है और प्रकाश का संचरण माध्यम में भी होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिक और माध्यमों में प्रकाश का वेग थोड़ा कम होता है। प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विस्पंद, ध्रुवण, डॉपलर प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव जैसी घटनाएं प्रदर्शित करता है। प्रकाश के संदर्भ में हाइगेंस ने माना कि प्रकाश तरंग प्रवृत्ति रखता है और यह पूर्ण रूप से अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि इसमें ध्रुवण की घटना होती है। ध्वनि और प्रकाश में यही अंतर है। कंपैरिजन का क्वेश्चन है। ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रकाश के गुणों के बाद न्यूटन की थ्योरी पढ़ा कि न्यूटन ने प्रकाश के संदर्भ में क्या बताया। न्यूटन ने प्रकाश के संदर्भ में जो भी बताया बीना बेटा, वो जो है न्यूटन के कणिका सिद्धांत के नाम से जाना गया। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से असंख्य छोटे छोटे कणों के रूप में उत्सर्जित होता है, और ये जो असंख्य छोटे छोटे कण है जिस रूप में जिनसे जो है प्रकाश उत्सर्जित होता है, ये तीव्र वेग युक्त होते हैं और द्रव्यमान पहले से है, मीन्स ये ऊर्जा कण है, अर्थात प्रकाश एक प्रकार की। और ये कणिकाएं, प्रकाश कणिकाएं अत्यंत तीव्र वेग से संचरित होती हैं, इसलिए मार्ग के कणों का अवरोध इन पर नहीं होता, अर्थात ये जो है सीधी रेखा में चलती हैं। प्रकाश कणिकाएं तीव्र वेग युक्त होती हैं, निर्वात और माध्यम बिना किसी मदद के, माने बिना माध्यम के संचरित होती हैं। प्रकाश कणिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं, इसलिए प्रिज्म से होकर गुजरने पर वर्ण विक्षेपण देती हैं। प्रकाश कणिकाएं किसी सतह पर आपतित होती हैं तो सतह के प्रतिकर्षण के कारण परावर्तन और अपवर्तन की घटना प्रदर्शित करती हैं। तो न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया और कणिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश के गुणों का एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन कल हमने धज्जी उड़ा दी थी। न्यूटन के कणिका सिद्धांत में काफ़ी वीआईपी दोस्त थे और उन्हें हमने आपको कल की क्लास में अच्छे से समझाया था कि सबसे पहली चीज न्यूटनमा जैसे कह रहा है कि प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता है, तो इसका मतलब किसी स्रोत से प्रकाश निरंतर निकलता रहे तो स्रोत का द्रव्यमान ही प्रकाश द्रव्यमान या प्रकाश कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता रहेगा, और इसलिए स्रोत का द्रव्यमान कम होते होते बल्ब जलते जलते समाप्त हो जानी चाहिए, चुक जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। माने इनका ये थेसिस, ये तर्क, ये लॉजिक रॉन्ग है। न्यूटन के कणिका सिद्धांत से प्राप्त होता है कि प्रकाश ऊर्जा स्रोत के ताप पर डिपेंड करती है। तो अगर कोई स्रोत कम ताप वाला हो, जैसे चिमनी वगैरह हो, तो उससे जो है प्रकाश ऊर्जा कम मान वाली होगी, माने उसका प्रकाश वेग कम होगा। जबकि चाहे चिमनी से प्रकाश निकले, चाहे सूर्य से, चाहे जिस स्रोत से प्रकाश निकले, हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग में प्राप्त होता है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा स्रोत के ताप पर निर्भर नहीं करती। ऐसे ही
आपको समझाए थे कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत का एक और बहुत बड़ा दोष था कि न्यूटन ने कणिका सिद्धांत में परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या बिना किसी तर्क के बस बोल दिया कि सतह पर पड़ता है प्रतिकर्षण बल के कारण विचलित होते होते मार्ग बदल जाता है, परावर्तन हो जाता है। प्रायोगिक तर्क या एक्सपेरिमेंटल सत्यता नहीं थी इसमें, इसीलिए जो है ये बातें भी इनकी नहीं हजम हुई लोगों को। और न्यूटन कणिका सिद्धांत कहता है कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में अधिक होता है, जबकि फोको आदि के प्रयोगों के द्वारा विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक सत्यापित हुआ। तो एक और बहुत बड़ा वीआईपी दोष था न्यूटन के कणिका सिद्धांत में कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत के द्वारा किसी भी प्रकार से विवर्तन, व्यतिकरण, विस्पंद, ध्रुवण जैसे प्रकाश के तरंग नेचरों को नहीं जो है सत्यापित किया जा सकता या समझाया जा सकता। तो इस तरह से जो है भावकाली दोष होने के कारण कणिका सिद्धांत अमान्य घोषित हुआ। फिर उसके बाद बीनजीर हॉलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हाइगेंस से मिलवाए थे। हम आप लोगों को मिले थे ना। हाइगेंस ने प्रकाश के संदर्भ में अपना मत, अपना लॉजिक, अपनी थ्योरी प्रस्तुत किया कि प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से तरंगों के रूप में संचरित होता है और किसी स्रोत से प्रकाश तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं और ये प्रकाश तरंगे जब माध्यम के कणों से टकराती हैं तो माध्यम के कण भी तरंगत करने लगते हैं और ये तरंगे फिर उन कणों से होते हुए आगे बढ़ती हैं, दूर तक फैलती जाती हैं और प्रकाश दूर तक दिखता है जब स्रोत जलता है। तो तुम्हारे हाइगेंस ने ये बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में संचरित होती हैं और ये तरंगे जब माध्यम के कणों से टकराती हैं तो माध्यम के कण भी तरंग गति करने लगते हैं और इस तरह से जो है तरंगे लगातार निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं। और ये सिद्धांत हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहलाता है और इन्होंने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना करके अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित, प्रूफ, सत्यापित किया। ठीक है, बीएससी में जाओगे तो इनका प्रयोग पढ़ने को मिलेगा। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कल बकायदा चित्र बना के दिखाए थे आपको समझाए थे। किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है या संचरित होता है, ये प्रकाश तरंगे माध्यम के कणों से टकराती है तो माध्यम के कण भी क्या करने लगते हैं, ना समझ लू। तो इस तरह से जो है प्रकाश तरंगे दूर दूर तक चारों तरफ फैल जाती हैं। एक बहुत वीआईपी टॉपिक कल चल रहा था और हमने बताया था कि बेटा इसको अच्छे से तैयार कर लेना बढ़िया से, क्योंकि बेटा ये टॉपिक जो है अब आगे वेब के हर लेसन में पढ़ने को मिलेगा और बिना इसके आप कोई टॉपिक समझ नहीं पाओगे। क्योंकि तरंगांक जैसे जो है आपने पढ़ा है, सुना है, मैथ में माइनस और प्लस पूरी गणित को डिस्टर्ब कर देते हैं, डिपेंड करता है माइनस प्लस पे। और अंग्रेजी में वावेल AEIOU पूरे अंग्रेजी के नियम को डिस्टर्ब कर देते हैं। अंग्रेजी की पूरी धज्जी बदल जाती है जहाँ AEIOU आ जाता है ना। बहुत सारे आप जो है नियम पढ़े होंगे अंग्रेजी के वावेल से डिस्टर्बिंग वाले पढ़े हैं। जैसे अगर आप जो है कोई क्रिया है RUN रन, इसमें आपको कहा जाए ING जोड़ो तो ये हो जाता है रनिंग RUNNING, ऐसे हो जाता है ना। जैसे स्विम हो SWIM, इसमें NG जोड़ो तो ये भी स्विमिंग MMING हो जाता है। तो वजह क्या है कि अंतिम अक्षर के पहले वावेल है, इसलिए अंतिम अक्षर में इंग जोड़ने पर डबल हो जाता है। और अगर कहीं ऐसे रीड हो READING तो यहाँ डबल वावेल है, अपवाद हो जाता है, तब ये डबल नहीं होता, REDING ऐसे ही करेगा। तो यहाँ वावेल से ही सारा डिस्टर्बेंस है, वावेल से ही सारी कहानी है। और भी बहुत सारी है, जैसे नाइफ है, बहुवचन करते हैं तो नाइफ्स हो जाता है, F का बहुवचन VE बन जाता है, जबकि हमेशा कोई बहुवचन जब जो है FE साथ में जब रहता है तो उसके आगे S जोड़ते हैं तो वो VE बन जाता है, नाइफ का नाइफ्स है ना। ऐसे ही इसका उल्टा कि अगर कहीं TH जुड़ता रहे
टीएच जुड़ता रहे, तो वीई में जब टीएच जुड़ता है तो वीई, जब एफ ई एस में जुड़ता है तो वीई बनता है, और वीई में टीएच जुड़ता है तो वो एफ बन जाता है। उल्टा नाइफ है, एफ ई है, एस जुड़ेगा तो वीई, और वीई में टीएच जुड़ेगा तो एफ 5 या 5VE। क्या टीएच जोड़ो तो ये हो जाता है फिफ्थ। 12 TWELVE, इसमें टीएच जोड़ो, अक्सर जो है कंपटीशन में लोग पूछते हैं। 12 पूछा जाए किस क्लास पढ़ते हो, कहोगे 12वां, तो 12 में कहेगा 12वां की अंग्रेजी बताओ तो 12 स्पेलिंग होती है उसकी TWELFTH, नहीं तो TWELVETH कहना मानो करेगी राय के। तो यहाँ वावेल नौटंकीदार है, तो ऐसे हमारे तरंग में तरंग आग्र नौटंकी करते हैं। दीज आर नौटंकी टॉपिक, इनको ध्यान से समझिएगा। वैसे इनके बारे में कल मस्त चर्चा हुई थी। विक्रांत हमारे बीच है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई बल्ब लगी हो, व्हाट, एंड इफ इट इज जलिंग, अगर ये जल रही हो तो इससे चारों तरफ क्या निकल रहा होगा? नो, हाइगेंस से याद आओ, हाइगेंस पढ़ चुके हो ना कि ये प्रकाश स्रोत है, तो इससे तरंगों के रूप में ऐसे इधर ट्यू ट्यू ट्यू, ऐसे ट्यू ट्यू ट्यू, ऐसे ट्यू 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 क्या निकल रही है? ऐसे फैल रही है ना चारों तरफ। तो जब ये कोई प्रकाश स्रोत जल रहा है, ऑन है, तो इससे जो हाइगेंसवा के अनुसार चारों तरफ जो है तरंगे निकल रही हैं। अब इस माध्यम में अगर हम कल्पना करें कि कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है, और ये एक अगर ऐसा काल्पनिक पृष्ठ हो कि जिसके सभी बिंदुओं पर ये तरंगे समान कला में आकर मिले, जैसे ये कई ऊपर से नीचे, और बात हर तरंग ऊपर से नीचे कैसे मिले, कल फोटो बना के दिखाए रहे। किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर सारी तरंगे समान कला में मिलती हूं, उसी पृष्ठ को तरंगाग्र या वेव फ्रंट कहा जाता है। और इस तरंग आग्र के प्रत्येक बिंदुओं पर यह तरंगे आकर के मिल रही हैं, तो इसके हर बिंदु क्या करने लगेंगे? तरंग गति, और हर बिंदु से फिर से तरंगे निकलने लगेंगी। और अब ये जो तरंगे निकलेंगी, उन तरंगों को सेकेंडरी वेवलेट्स या द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। कौन सी तरंगिकाएं कहते हैं? चलो ताड़ा जाए बोर्ड पर। अरे मोरे यशपाले, देखो इधर, मान लो कोई प्रकाश स्रोत है, बल्ब है, क्या फेंक रहा है इधर? ये ऐसे हाइगेंसो बताया ना कि किसी स्रोत से प्रकाश किस रूप में निकलती है। ओके, अब अगर यहां एक काल्पनिक पृष्ठ हम बना दें, कैसा पृष्ठ? यशपाल, यश के पाल, फोटो बना रहे हैं समझाने के लिए, बिना हंसो मत। मजा आई? What is this? What are these? प्रकाश तरंगे ना, हाइगेंसो के हिसाब से। What is this? काल्पनिक पृष्ठ। माध्यम में काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर तरंगे समान कला में मिले। समान कला में है कि नहीं? सब एक ही दिशा में, यहां देख ले,
तरंग दिशा माने तरंग कला। तो सभी तरंगे समान कला में हो तो इस पृष्ठ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र। और इस तरंगाग्र के जितने भी बिंदु होते हैं उन बिंदुओं से फिर से तरंगे निकलने लगती है ये। और ये जो तरंगे इन पृष्ठों से निकल रही हैं इन्हें द्वितीयक तरंगिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सेकेंडरी वेवलेट्स। समझ आया? तो अगर विक्रांता जी आपको समझ में आ रहा है तो ये क्या है? माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर तरंगे समान कला में मिल रही हैं, इसके प्रत्येक बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं। तो तुम बेटा जानकार की श्रेणी में आती हो, तरंगाग्र की दो दो परिभाषा बना सकती हो। कैसे? माध्यम में स्थित, आप समझ में आ जाना कचहरी देव, माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर तरंगे समान कला में मिलती हो। एक परिभाषा हो गई नहीं, कुछ दूसरी परिभाषा। माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे जो है द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हो। दिस तरंगाग्र इज द सोर्स ऑफ द्वितीयक तरंगिका। द्वितीयक तरंगिका जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। तो द्वितीयक तरंगिकाएं जिस जो है काल्पनिक पृष्ठ द्वारा उत्सर्जित हो या निकले या प्राप्त हो, उसी काल्पनिक पृष्ठ को हम जो है तरंगा कहते हैं। तो इधर क्लियर? तो किसी माध्यम में, अब सब मिला बोला जाए, अचर गचर पचर वाला, किसी माध्यम में, अब क्लियर हो जाए चाहे खून दे, किसी माध्यम में स्थित हुआ काल्पनिक पृष्ठ, किसी माध्यम में स्थित हुआ काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर तरंगे समान कला में मिले, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं जन्मती हैं या उत्पन्न होती हैं। तरंगाग्र की प्रत्येक तरंगे या तरंगाग्र की दिशा तरंगों के संचरण के लंबवत होती है। तरंग ट्यू 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 पूरब से पश्चिम जाता। अब तरंगाग्र इससे बनाई है कि ना है? उत्तर दक्षिण बनाए कि ना है? तो तरंगाग्र के बारे में क्या बता दोगे कि तरंगों के संचरण की दिशा के। तो चलो पहला बात, माध्यम में स्थित काल्पनिक पृष्ठ। बोलो हाँ सर जी। माध्यम में स्थित, हाँ सर बोलो नहीं, मारे अंग्रेज बात। माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ माने माध्यम में स्थित काल्पनिक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर तरंगे समान कला मिलती हैं, जिसके प्रत्येक बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं बनती हैं, प्राप्त होती हैं, और जिसके संचरण की दिशा तरंगों के संचरण की दिशा के। ओके, देयर आर तीन प्रकार का तरंगाग्र। तरंगाग्र हाउ मेनी प्रकार? समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। समझ आया बेटा? तो तरंगाग्र जो है कई प्रकार का होता है। तो देखो जरा, वह तरंगाग्र जो किसी प्रकाश स्रोत से दूर जाने वाली तरंगों को प्रदर्शित करे, जिसकी सभी तरंगे एक ही दिशा में प्राप्त हो। जिस तरंगाग्र की सभी तरंगे एक ही दिशा में परस्पर समांतर हो, उसी तरंगाग्र को क्या कहते हैं? समतल तरंगाग्र कब बनता है? जबकि तरंग स्रोत बहुत दूर होता है, चाहे जैसा हो लेकिन क्या हो, बहुत दूर। यह जो है प्रकाश स्रोत है।
ये तरंग है, आ रही है, ये यहां से निकल गई, देखो ये जो तरंगाग्र बने हैं इनकी सभी तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं कि नहीं? जब किसी तरंगाग्र की समस्त तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो, समस्त तरंगे कैसी हो बेटा? एक ही दिशा में संचरित हो, परस्पर समांतर हो, तो इस प्रकार के तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहलाता है या कहते हैं। और इसमें जो है तरंगाग्र के लंबोत दिशा में तरंगों का संचरण होता है। समझ में आया? और समतल तरंगाग्र तब प्राप्त होता है जबकि प्रकाश स्रोत या तरंग स्रोत बहुत दूर हो। इधर क्लियर बात समझ में आई बेटा? तो यहां दिखाई दे रहा है कैसा तरंगाग्र है। परिभाषा कैसे बोलोगे कि जब किसी तरंगाग्र की प्रत्येक तरंगे एक ही दिशा में हो, कई दिशा में कहे, हाँ एक का ध्यान दे, जब किसी तरंगाग्र की सभी तरंगे एक ही दिशा में हो और परस्पर समांतर हो, तो ऐसा तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। और समतल तरंगाग्र के लंबवत दिशा में तरंगों का संचरण होता है और ये तरंगाग्र तब प्राप्त होता है जबकि प्रकाश स्रोत दूर होता है। इधर क्लियर? अब अगर कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत हो, गोलीय प्रकाश स्रोत हो, कैसा प्रकाश स्रोत? इससे जो है तरंगे सभी दिशाओं में संचरित होंगी कि नहीं? अगर कोई एक ऐसा प्रकाश स्रोत हो, कोई एक ऐसा प्रकाश स्रोत हो जिसकी जो है, क्या बोल रहे हैं हम, कोई एक ऐसा प्रकाश स्रोत हो जिसकी जो है तरंगे सभी दिशाओं में, किसमें कई दिशा, इसमें, तो इन तरंगों से होकर गुजरने वाला तरंगाग्र ऐसा तरंगाग्र कहलाता है गोलीय तरंगाग्र। मुनि माई गोलीय तरंगाग्र कैसा तरंगाग्र है ये? क्यों मजा आ गई? कैसा तरंगाग्र है ये? जब जो है प्रकाश स्रोत बिंदुवत या गोली हो तो इससे प्राप्त तरंगे सभी दिशाओं में संचरित होती हैं और इन तरंगों से गुजरने वाला तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है, जिसकी तरंगे जो है प्रत्येक दिशाओं में प्राप्त होती हैं। कैसे प्राप्त होती बेटा? इधर क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यू कीन लगी सब हो गया ना? ठीक। तो किसी माध्यम में
स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसकी सभी तरंगे समान कला में, जिसके प्रत्येक बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं प्राप्त होती हो, उसे ही हम जो है तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र का संचरण तरंग के दिशा के लंबवत होता है। अगर कोई तरंगाग्र प्रकाश स्रोत के बहुत दूर होने पर प्राप्त हो और उसकी सभी तरंगे एक ही दिशा में परस्पर समतल हो, समांतर हो, तो वह समतल तरंगाग्र है, जैसे कि ये। और अगर किसी बिंदुवत या गोलीय स्रोत से प्रकाश तरंगिकाएं प्राप्त होती हों, तो वो जो तरंगिकाएं हैं जो कि जो है उनसे गुजरने वाला तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा, जिसकी तरंगे सभी दिशाओं में प्राप्त होती हैं। बच्चों, हमको ज़्यादा जरूरत इन्हीं दोनों की है, तो जहाँ हेडिंग डाले हो तरंगाग्र, हे ही फोटो बना लो, तो तुरंत फिर हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत बताएं। लेकिन इस चीज को याद रखना तब। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप सभी ने देखा कि कि जो है तरंगाग्र क्या है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपने देखा कि जब प्राथमिक तरंगिकाएं किसी तरंगाग्र पर टकराती है या मिलती हैं, तो उस तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदुओं से जो तरंगिकाएं बनती हैं या उत्पन्न होती हैं, वे तरंगिकाएं कौन सी तरंगिकाएं कहलाती हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं। कैसी तरंगिकाएं कहलाती बेटा? और इन्हीं तरंगिकाओं के संदर्भ में चाचा हाइगेंस ने, अंदर से हाथ जोड़ लीजिएगा, चाचा हाइगेंस ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते हैं। आप सभी बच्चों से कसम खा के बोल सकता हूं, हमसे लिखवा लीजिए चाहे सत्र में, कि इस साल 6 नंबर का प्रश्न, 6 नंबर का, 3 नंबर का 2 आना है। एक क्वेश्चन रहेगा, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या करिए। तो 2 क्वेश्चन अलग अलग 3 नंबर का, चाहे एक ही में मिला करके लॉन्ग क्वेश्चन जो है अंतिम क्वेश्चन रहेगा। पक्का आना है, 100% आना है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत और द्वितीयक तरंग सिद्धांत में अंतर है बच्चों। अनमोल क्या कहें हम? तरंग सिद्धांत कभी नहीं आता। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बच्चों याद करिए, जैसे आपने जो है पढ़ा था बोहर सिद्धांत क्या है, उसकी परिकल्पनाएं लिखो। तो 3 स्टेप में था, 3 नंबर का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे दूसरा ये है जो इंपॉर्टेंट है आपके सामने। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है, समझाओ। इस सिद्धांत के आधार पे परावर्तन के नियमों की व्याख्या करिए। तो बेटा ध्यान से समझिएगा और समझा रहे हैं। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की 3 परिकल्पनाएं, 3 जो है पार्ट में ये सिद्धांत है। कितने पार्ट में है बेटा? मस्त समझ में आ जाएगा। विक्रांता जी ध्यान रखिएगा। पहला थोड़ा लंबा है, दूसरा एकदम छोटा, तीसरा बकवास है। तीनों में यही याद करा रहा हूं, चाहे आप लोग फुर्जी बना के अभी से रख लीजिए। 100% गारंटी ले रहा हूं आएगा एग्जाम में। श्योर सर्टेन कोई माइकलाल पेपर बनाओ या एक नहीं, अब की बार हो ही ना सके, चाहे जे पेपर बनाओ अपने आप के, चाहे जे सेटर बनवाओ। तो देखो जरा हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पहला, दूसरा, तीसरा 3 स्टेप में है। अब बेटा जो हमने अभी हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बोला था, क्या क्या बोला था? तो क्या बोला था जो है बिना बेटा, और जो तरंगाग्र की परिभाषा बोला था, ये बोल दो तो पहला हो जाता है। ले क्या बोले हम, हिंट दिए सबको, ध्यान दो। ये दोनों मिला के बोल दो तो कैसा सिद्धांत हो जाता है? पहला। नहीं समझे बेटा? फिर से बताए, देखो दोनों मिला के बोलना है। हाइगेंस के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है। ये तरंगे
माध्यम के कणों से टकराती हैं तो माध्यम के कण तरंगति करने लगते हैं। किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदुओं से द्वितीय तरंगिकाएं बनती हैं। इतना पूरा बोले तो पहला सिद्धांत हो गया। ट्रिक बताए हम कि का बोले का है, तरंग सिद्धांत बोले का है, तरंगाग्र के परिभाषा मिक्स कई बोल दे का है। अब दूसरा बेटा, अब भाई देखा फोटोया बने रहे तरंगाग्र के ना, ओकरे बाद कौन तरंग निकलता है? द्वितीय तरंगिकाओं के गति की दिशा और गति का मान प्राथमिक तरंगिकाओं के समान होता है। मतलब जिस दिशा में प्राथमिक तरंगिकाएं चलती हैं उसी दिशा में द्वितीय तरंगिकाएं भी चलती हैं, और जिस वेग से प्राथमिक तरंगिकाएं चलती हैं उसी वेग से, याद हो गया? सरल है कि नहीं? कैसे बोलोगे? द्वितीय तरंगिकाओं के गति की दिशा व वेग प्राथमिक तरंगिकाओं के गति की दिशा व वेग के समान होता है। इधर के लिए तीसरा, ये जो द्वितीय तरंगिकाएं जा रही थी इनसे गुजरता हुआ अगर कोई एक वक्र खींचे, माने एक ऐसा वक्र जिनमें सभी द्वितीय तरंगिकाएं होकर गुजरे, इसे एनवलप कहते हैं। एनवलप, लिफाफा। मतलब समझो, प्राथमिक तरंगिकाएं कहां से गुजरती हैं? तरंगाग्र से, और द्वितीय तरंगिकाएं कहां से गुजरती हैं? एनवलप से, लिफाफे से। समझ में आ गया? तो क्या सिद्धांत है? हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत 3 जो है कथनों में व्यक्त किया जाता है। पहला, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है और ये तरंगें माध्यम के कणों से टकराती हैं तो माध्यम के कण तरंगति करने लगते हैं और माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु समान कला में तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदुओं से द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं। पहला सिद्धांत हो गया। आपने देखा कि इसका मिला के बोले हैं हम, तरंगाग्र की परिभाषा बोले हैं और तरंग सिद्धांत बोले हैं। दूसरा तो बड़ा सरल, विक्रांत क्या बोले? द्वितीय तरंगिकाओं के गति की दिशा और गति का परिमाण प्राथमिक तरंगिकाओं के गति की दिशा और परिमाण के। तीसरा क्या बोले? द्वितीय तरंगिकाओं से गुजरता हुआ वक्र एनवलप कहलाता है। तो ये हमारे हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन नियमों की व्याख्या हुई है। तो परावर्तन की व्याख्या बता दें तो अपवर्तन उसी तरह से हो जाता है, अपवर्तन बता दें तो परावर्तन उसी तरह से हो